हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। आज हम लाइट का फोर्थ पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, मींस रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे यार, रिफ्रैक्शन। आई होप आप सबको रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने उसके मेरे से नोट्स देख देख के बना लिए होंगे, रिवीजन कर ली होगी, सब कुछ याद कर लिया होगा। सो आज हम रिफ्लेक्शन तो हमारा हो गया, आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल नई चीज है आप लोगों के लिए यार ये। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम क्या करने वाले, एक बार चेक करते हैं। आज हम रिफ्रैक्शन का सारा बेसिक करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन होता क्या है, और आज हम ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, शुरू करें। पहली बात, हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, बट रिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले यार मैं एक छोटी सी चीज चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं ना जरा रिफ्लेक्शन के वो एक बार जो हमने रे डायग्राम करे थे उनकी एक बार प्रैक्टिस करा दूं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं आएंगे तो ये नहीं आएंगे। ये मत सोचना कि हम कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन इज लिंक्ड विद रिफ्लेक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस बच्चे को रिफ्लेक्शन में दिक्कत है ना, उसको रिफ्रैक्शन में भी दिक्कत होगी। 110% दिक्कत ही दिक्कत होगी। क्योंकि रिफ्लेक्शन अगर आपका स्ट्रांग हो गया ना, रिफ्लेक्शन, तो मान लेना आपका रिफ्रैक्शन भी स्ट्रांग हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि इसके सारे के सारे केस उसी में आने वाले हैं। तो मैं एक बार जरा केस की बात कर लेता हूं, मिरर वाले, है ना, ताकि क्लियर हो जाए। कॉनकेव का हमने पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा था इंफिनिटी पे, तो इमेज का बनती थी, इमेज बनती थी एफ पे, और हाईली डिमिनिश बनती थी। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं मैं, लेंस पे नहीं गया अभी। ठीक है, हाईली डिमिनिश बनती थी और रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। दूसरी अगर हम बात करें, इसका उल्टा रखे, एफ पे रखे, तो इमेज का बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, ये बनती थी हाईली एनलार्ज, और ये बनती थी, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा, अगर मैं बिटवीन सी एंड एफ रखता था, इमेज बनती थी बियॉन्ड सी। ठीक है, और ये बनती थी एनलार्ज इमेज, एनलार्ज इमेज, और रियल एंड इन्वर्टेड, याद होगा। चौथा, बियॉन्ड सी रखते थे उल्टा, अगर बियॉन्ड सी रखते थे तो बिटवीन एफ एंड सी बनती थी, और ये बनती थी डिमिनिश, इसका उल्टा होता था ना, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड। पांचवा, एट सी होती थी इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी एट सी बनती थी, और इसमें बनता था अकेला एक ऐसा केस जिसमें सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। छठा, वो डेंटिस्ट वाला केस, बिटवीन पी एन एफ, पी एन एफ में बनती थी, कहां पे बनती थी बताओ, वो बिहाइंड मिरर, शीशे के पीछे बनती थी। ठीक है, और एनलार्ज बनती थी। और अकेला एक ऐसा केस था जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट आता था। याद आ गया सब कुछ, है ना? काफी टाइम से भूले हुए थे। अब अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर की, तो सिर्फ दो ही केस होते थे। पहला होता था इन्फिनिटी वाला केस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो इमेज बनती थी एफ पे, और हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी। दूसरा, अगर एफ दूसरा था बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो, ये बनती थी बिटवीन पी एंड एफ बनती थी इमेज, और ये भी डिमिनिश्ड और ये भी वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, याद आ गया। दोनों केस में क्या था, डिमिनिश था, और दोनों था वर्चुअल इरेक्ट कॉन्वेक्स के केस में। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आपने पहले तो वर्ड सुना नहीं होगा क्योंकि छोटी क्लास में हमने पढ़ा नहीं है कभी, बट रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है लाइट का बेंड होना। जब लाइट क्या करती है, लाइट बेंड करती है। अब आप बोलोगे ओ माय गॉड, हमारी सारी पढ़ाई खराब हो गई। क्यों? बचपन से हमने पढ़ा था द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बट ये तो अलग ही बात कह रहा है, कोई अलग ही कहानी चला रहा है। रिफ्रैक्शन वही कह रहा है लाइट बेंड हो गई। ये क्या हो रहा है, मैं नहीं मानता, ये पिक गई है गवर्नमेंट। नहीं। तो लाइट बेंड होगी तो मैं बोलूंगा रिफ्रैक्शन है। सिंपल सी बात है, लाइट के बेंड होने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब वो लाइट कैसे बेंड होती है, कहां बेंड होती है, क्यों होती है, सब कुछ मैं आगे बताने वाला हूं। डेफिनेशन पे चलते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन क्या होती है रिफ्रैक्शन की? रिफ्रैक्शन होती है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना, लाइट का बेंड होना व्हेन इट गोस, व्हेन इट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे में जाएगी ऑब्लिकली, ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। मतलब मान लो यहाँ पे हवा है और यहाँ पे मान लो ये कांच है, ग्लास है, तो जब लाइट जाएगी ऐसे टेढ़ी जाएगी तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, देखो कुछ ऐसे। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और एक बात और याद रखना, ये फिनोमिना सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम में दिखेगा।
जैसे कि ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम में ज्यादा दिखेगा आपको, जैसे कि ग्लास ले लो, आप हवा ले लो, हवा भी ट्रांसपेरेंट ही होती है, आर पर हम देख पाते हैं ना, इन चीजों में मिलेगा। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब लाइट बेंड होती है, जब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जाती है ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ी होके जाती है, इस फिनोमिना को मैं कहता हूं इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इसी को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। रिफ्लेक्शन अगर मैं याद कराऊं तो रिफ्लेक्शन आपका बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता था व्हेन इट स्ट्राइक एनी पॉली सरफेस, याद कर लो, ये रिफ्लेक्शन होता था। बट रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन है ट्रांसपेरेंट, मतलब कांच का है, वो क्या होगी, बेंड हो जाएगी। दिस इज रिफ्लेक्शन एंड दिस इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं, ये रहा। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन, कह रहा है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली, है ना, जैसे कि कुछ ये देखो यहाँ देखो, ये ग्लास स्लैब है हमारा, अभी मैं इसका एक्सपेरिमेंट कराऊंगा आज की क्लास में। ये ग्लास स्लैब है हमारा, देखो लाइट यहां से एंट्री करी तो भी बेंड हो गई, जब यहां से एग्जिट करी तो भी बेंड हो गई। इस फिनोमिना को हम बोलेंगे, दिस फिनोमिना इज नोन एज, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल आर अपीयर हाइयर, ऐसा लगता है ना कि बहुत गहरा पानी है ना। मान लो अब यहाँ पे खड़े हो स्मार्ट से हैंडसम बॉय या बॉय, तो यहाँ पे आप खड़े हो या आपके आसपास हवा है और पूल में क्या है, वाटर है। बच्चा एक बात याद रखना, रिफ्रैक्शन जब ही होगा जब टू डिफरेंट मीडियम होंगे, याद रखना, जब दो डिफरेंट मीडियम होंगे तो ही आप रिफ्रैक्शन देख पाओगे। एक सिंगल मीडियम में, दो सिंगल मीडियम में नहीं देख पाओगे। मान लो मैं हवा में बैठा हूं, आप भी हवा में बैठे हो, तो रिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा आपको। अगर मैं हवा में बैठा हूं, आप ग्लास में किसी कांच के उसमें बैठे हो, या फिर आप अंडर वाटर हो, तो हम रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। तो दो डिफरेंट मीडियम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लो, आप ऊपर खड़े हो तो यहाँ पे सारी एयर है और ये नीचे क्या है, सारा पानी है, तो इस इंसान को रिफ्रैक्शन मिलेगा, मतलब इसको ऐसा फील होगा कि ये बहुत ज्यादा डीप है। ठीक है, फिर दोस्त आएंगे इसको धक्का मार देंगे, फिर ये देखेगा ये तो 3 फीट ही है। क्यों, क्योंकि जहां से वो देख रहा था वो मीडियम क्या है, एयर है, और जहां पर वो देख रहा है, जहां पे वो देख रहा है वो है वाटर। मैंने अभी तो बताया जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी, और बेंड होते ही मैं क्या बोलूंगा, वो क्या है, रिफ्रैक्शन, इसी को तो कहते हैं। तो तभी हमें पूल उठा हुआ दिखता है, क्योंकि जहां से हम देख रहे होते हैं वो हवा से देख रहे होते हैं, और जो पूल होता है वो पानी में होता है, तभी ऐसा लगता है कि पूल है ना थोड़ा और ज्यादा डीप है, बट होता नहीं है कई बार वो, हमें ऐसा लगता है कि वो डीप है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अ पेंसिल पार्शली इमर्स इन वाटर अपीयर टू बी बेंड एट द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। ऐसा फील होता है, देखो मैंने कोई पेंसिल तो मोड़ी नहीं, आप आधा ग्लास भरो, आधे ग्लास में इसको पेंसिल को डाल दो, आप मान लो आप यहां से देख रहे हो, है ना, ये मान लो आपकी आंख है स्मार्ट सी, ये आंख है, आई बनाई है मैंने, अब यहां से देख रहे हो, यहाँ पे एयर है, ये ग्लास है, 3 मीडियम आ गए बल्कि, और यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, तो आप नोटिस करोगे कि इस पॉइंट पे वो बेंड दिखाई दे रही है, बट भाई उसने कोई ऐसा तो है नहीं कि तोड़ के पेंसिल डाल दियो, क्यों, क्योंकि मीडियम अलग अलग हो गए। दो चीजें, रिफ्रैक्शन की दो कंडीशन चाहिए, पहला कंडीशन नंबर 1, मीडियम अलग अलग होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1, मीडियम अलग अलग होना चाहिए, मीडियम डिफरेंट होना चाहिए, और ऑब्लिकली जानी चाहिए भाई, टेढ़ी जानी चाहिए, ऑब्लिकली जानी चाहिए, तो मैं बोल दूंगा कि हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली ये भी कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये तीन चीजें जब फुलफिल कर जाएगी तो हम मान लेना रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे जहां से आप देख रहे हो वो है हवा, हवा से देख रहे हो ना, पानी में मुंह डाल के तो देख नहीं रहे आप ग्लास को, तो हवा में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मीडियम अलग है, जहां पर आप देख रहे हो वो मीडियम अलग है, मीडियम अलग होते ही ट्रांसपेरेंट होगा, ऑब्लिकली जाएगी, तो क्या हो जाएगी हमारी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। तीसरा लेमन, आपने शायद देखा भी होगा, ये बस स्टैंड पे कई लोग खड़े होते हैं, मैं भी बचपन में सोचता था, जब मैं छोटा था ना, मैं सोचता था यार इसके पास इतना बड़ा साइज का लेमन कैसे आ गया। क्यों, क्योंकि यार हमें तो लेमन का साइज बहुत छोटा सा होता है ना, क्रेजी बॉल के जैसा, बट इतने बिग साइज के लेमन कैसे आ गए, तो वो क्या करते थे, वो एक बड़ी टेक्निक यूज करते थे, साइंस आती थी उनको यार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीडियम अलग है, ये वाटर है, और आप अगर देखोगे, आप बाहर से देखोगे, यहाँ पे खड़े होगे, यहाँ पे एयर है, तो उसको पता रिफ्रैक्शन होगी तो साइज बड़ा दिखाई देगा लेमन का, इतना सा होगा बट बड़ा दिखाई देगा, है ना। तो लेमन प्लेस इन ए ग्लास टम्बलर, वो बड़े दिखाई देते हैं, और हम कह सकते हैं लेटर ऑफ अ बुक,
अगर हम लेटर ऑफ बुक की बात करें, ये देखो, तो वो ऐसा लगेगा क्या कि वो बहुत ज्यादा ऊपर उठी हुई है ना। द राइटिंग अपीयर टू बी हायर इन द ग्लास। सो देयर आर 4 एग्जांपल। पहला मैंने बताया बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का बॉटम कैसा दिखेगा? ऊपर उठा हुआ दिखेगा। दूसरा मैंने बताया जो पेंसिल को आप थोड़ा सा अगर आप डालोगे तो बेंड दिखाई देगी जरा सी जहां से, ठीक है। तीसरा मैंने बताया लेमन क्या दिखेंगे, लेमन आपको बड़े साइज के दिखेंगे अगर आप उसको ग्लास टम्बलर में डालोगे। चौथा, अगर आप किसी ग्लास स्लैब को लिखी हुई चीज पे ऊपर रख देते हो तो ऐसा लगेगा कि वो उठा हुआ है, रेज हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्यों है? वाई डज फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन टेक प्लेस? क्यों होता है भाई? सोचा है कभी? क्योंकि उसका मन करता है कि मैं होने वाला हूं? नहीं, ये इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम में। स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है, सब में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। और यही वजह है कि रिफ्रैक्शन होती है ना। और जब वो जाएगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट कम होगी या ज्यादा होगी, तो रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि हर मीडियम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? हर मीडियम में हमारी स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। Refraction of light is due to the change in the speed of light when it passes from one optical medium to another, maybe from air to glass or vice versa, from air to water और vice versa, है ना। एयर टू ग्लास गई तो देखो इसको जाना चाहिए था सीधा, बट वो सीधा नहीं जा रही, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ बेंड कर रही है। क्या आप चेक कर पा रहे हो? इसको सीधा जाना चाहिए था ना, बट वो यहाँ बेंड कर रही है। अब जब वो ग्लास से एयर जा रही है तो इसको जाना चाहिए था सीधा, बट वो राइट की तरफ बेंड कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है, क्या कर रही है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मीडियम अलग अलग है। एक है आपका रेयर मीडियम, एयर आपका रेयर मीडियम होता है और ग्लास आपका डेंसर मीडियम होता है। जब भी रेयर टू डेंसर जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये जान लो कि रिफ्रैक्शन होता क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सब में क्या होती है? अलग अलग होती है। अच्छा, ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। अब ये करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, तभी ये टॉपिक समझ आएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपका एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। सो हम एक ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हमने कार्डबोर्ड लिया। ये कार्डबोर्ड के बाद हमने ये पेपर लिया, वाइट पेपर। फिर हमने ग्लास स्लैब लिया। देन हमने कुछ पेंट्स ली ताकि हम इस पेपर को क्या कर सकें, फिक्स कर सकें। फिर ये आउटलाइनिंग के लिए पेन एंड दीज थिंग्स। सो शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाइट पेपर को फिक्स करने वाले हैं। सो लेट्स फिक्स दिस वाइट पेपर। हम पेन्स की हेल्प से क्या करेंगे, इस वाइट पेपर को फिक्स कर देंगे। सो हमने पेपर फिक्स कर दिया है। अब हम ग्लास स्लैब को लाते हैं और उसकी आउटलाइनिंग बनाते हैं। नाउ ये हमने ग्लास स्लैब लिया। अब हम ग्लास स्लैब की क्या करेंगे, आउटलाइनिंग बनाते हैं चारों तरफ से। सो ये चारों आउटलाइनिंग हमारी बन चुकी है। इसको हम नाम देते हैं, लेट इट बी ABCND, ABCND, ठीक है। हमने ग्लास स्लैब की आउटलाइनिंग बनाई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। हम एक काम करते हैं, 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है 60 डिग्री बनाना, हम कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। हम एक काम करते हैं, कोई भी एक्यूट एंगल ले लेते हैं। लेट दिस एंगल बी इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम दो पिन को फिक्स करने वाले हैं। ये रही, एक ये ग्रीन कलर की पिन हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। एंड वन इज रेड, एक हम रेड फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नाउ हम CD की साइड से चेक करेंगे, देखेंगे, और दो पिनें कुछ यहाँ पे मार्क करेंगे। हम कुछ इस तरह से मार्क करेंगे कि चारों की चारों पिनें हमारी एक ही लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं कैसे हम पिन मार्क करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे हम ग्लास स्लैब प्लेस करेंगे, यहाँ पे ABCD पे, और CD से हम दो पिन कुछ इस तरह से मार्क करेंगे कि चारों की चारों पिन एक ही लाइन में आनी चाहिए। सो अब हम दो पिनें मार्क करेंगे, कुछ इस तरह से दो पिन्स मार्क करनी है हमने।
कि चारों की चारों पिन हमारी एक ही लाइन में आनी चाहिए। एक मैं पहले वाइट वाली पिन मार्क कर रहा हूँ, ये देखो मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये तीनों की तीनों अब एक लाइन में है। एक मैं यहाँ पे येलो वाली पिन मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये हमारी चारों की चारों पिन, अब ये चारों पिन हमारी एक लाइन में है। आपको दिख रहा होगा शायद, बट क्या पता आपको एग्जैक्टली चारों लाइन एक लाइन में नहीं दिख रही हो। क्यों? बिकॉज ये रिफ्रैक्शन दिखा रहा है आपको। ये देखो ये मैंने 2 पिन्स मार्क करी है, तो चारों की चारों अगर हम ध्यान से देखें ये एक लाइन पे नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये रेयर मीडियम है हवा, और ये डेंसर मीडियम है। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है, और जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। एक काम करते हैं, इसकी आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं इसके बारे में। अब मैं ग्लास स्लैब हटाता हूँ, ठीक है, इन पिन्स को भी हटाता हूँ। ये मुझे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। इसको इन पिन्स को नाम दे देते हैं हम, लेट इट बी पी क्यू, और इसको नाम देता हूँ आर, और इसको नाम देते हैं हम एस। तो ये आपको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। इसको हम एक काम करते हैं, स्केल से ज्वाइन करते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इस रे का नाम क्या है? दिस रे इज़ नोन एज, इसको हम कहते हैं कौन सी रे? इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। दिस रे इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको हम बोल रहे थे इंसिडेंट रे। ये जो थर्ड रे है, ये वाली रे, इसको हम बोलते हैं दिस रे इज़ कॉल्ड इमरजेंट रे। इस रे को हम क्या कहते हैं? इमरजेंट रे। इसको ज़रा नॉर्मली बनाते हैं, एक बारी नॉर्मल बनाए एक बारी। ये देखो ये इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल बनाओ। ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है, ये कौन सी रे बताई मैंने? इमरजेंट रे। इसके एंगल, बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। अब यहाँ पे चेक कर लो, लाइट रे ऐसे गई, फिर यहाँ पे ऐसे गई, बट अगर बीच में देखें तो बीच में इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ से बेंड हो रही है, ये यहाँ से क्या हो रही है? यहाँ से ये बेंड हो रही है। देखो चेक करो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेंड क्यों हो रही है? क्योंकि ये कौन सा मीडियम था? ये था आपका ग्लास मीडियम। और ये कौन सा मीडियम था? ये था आपका एयर मीडियम, और ये था आपका ग्लास मीडियम, ठीक है। जब लाइट जा रही है एयर से ग्लास, तो वो कैसे जा रही है? इसको जाना चाहिए था सीधा, बट वो सीधा ना जाके कहाँ बेंड हो रही है? इसको सीधा जाना चाहिए ना। इट हैज़ टू गो लाइक दिस, इट हैज़ टू गो लाइक दिस स्ट्रेट। इसको सीधा जाना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। बट वो सीधा ना जा के कहाँ बैंड हो रही है? ये वाली रे टुवर्ड्स ही नॉर्मल बैंड हो रही है। तो ये रूल नंबर 1 है हमारा। रूल नंबर 1 क्या कहता है? जब भी कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से कैसे जाती है? डेंसर मीडियम में, तो वो कैसे बैंड होती है? इट विल बैंड टुवर्ड्स ही नॉर्मल। कैसे बैंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होती है। और आपको दिख भी रहा होगा, प्रैक्टिकली आज हमने किया है ये, कि इसमें ये बैंड हो रही है। इसको हम सर्कल कर लेते हैं। हमारी ये 4 पेन्स है, पी क्यू आर और एस, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या हो रहा है? सी डी पे क्या हो रहा है? सी डी पे ये ग्लास है। अब लाइट जा रही है फ्रॉम ग्लास टू एयर, लाइट जा रही है फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो ये यहाँ पे जाके यहाँ से ये थोड़ी सी बेंड हो रही है। क्यों? क्योंकि यही रूल नंबर 2 है। क्या? जब भी वो डेंसर मीडियम, डेंसर मतलब हैवी मीडियम लगा लो। अच्छा, ग्लास और एयर में से ज़्यादा हैवी कौन सा है? ग्लास और एयर में से ऑब्वियसली ग्लास ज़्यादा हैवी है, तो वो डेंसर मीडियम हुआ। और रेयर मीडियम कौन सा हुआ? एयर हुआ। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से कैसे जाएगी? रेयरर मीडियम में जाएगी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, अवे नॉर्मल। ये देखो, इट मीन्स इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, इस रे को ऐसे जाना चाहिए था ना सीधा, बट वो सीधा ना जाके नॉर्मल से दूर, नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल से दूर मीन्स यहाँ पे बेंड हो जाएगी। और इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसी को ग्लास स्लैब बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट रे का नाम है इंसिडेंट रे, थर्ड रे का नाम है इमरजेंट रे, इस सेकंड रे का नाम तो शायद आपको पता ही होगा। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड रे इमरजेंट रे। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, क्या? 3 पॉइंट्स इसको बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स इसके। पॉइंट नंबर 1, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। दूसरा, इमरजेंस भी बड़ा होता है रिफ्रैक्शन से। और तीसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है इमरजेंस के। ये बात याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों? लाइट यहाँ से बैंड क्यों हुई? मैंने बताया, क्योंकि ये एयर कौन सा था? एयर आपका रेयर मीडियम था, ठीक है। और ग्लास क्या था? ग्लास डेंसर मीडियम था। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कैसे बैंड होगी? वो बैंड होगी टुवर्ड्स इन नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर एरिया में जाएगी तो कैसे बैंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट।
और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट। दिस डिस्टेंस, इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, ये किसका डिस्टेंस है? ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के गैप को इट इज़ कॉल्ड लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और आपको पता है डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे। ये मेरे पास दो ग्लास स्लैब है, एक आप देखो, एक ये पतले वाला है, एक ये मोटे वाला है ना। तो जितना मोटा ग्लास स्लैब होगा उतना ज़्यादा ये गैप होगा। देखो चेक कर लो, ये देखो, एक मोटे वाला ग्लास स्लैब है, ये मोटे थिक वाला है, और ये पतले वाला ग्लास स्लैब है। तो ये गैप जितना ज़्यादा होगा, क्या क्यों होगा? क्योंकि इसका गैप ज़्यादा होगा, इसका गैप कम होगा। क्यों? क्योंकि ये मोटा ग्लास स्लैब है और ये पतला ग्लास स्लैब है। ये देखो, अब आप देखना अपने आप ही, ये दिख रहा है आपको, चारों अलग अलग दिख रही हैं, बट अब चेक करो, ये देखो, ऐसा लग रहा है ना कि चारों की चारों एक ही लाइन में। सो दिस इज़ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये देखो, अब अलग अलग हो गई, रेड अलग से दिख रही है। अब आप चेक करो, नहीं दिख रही ना। तो क्या सच में लाइट बेंड हुई थी जब वो ट्रांसपेरेंट ग्लास में गई थी? हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं, हम इन पिंस को हटाते हैं, और ये मैं लेज़र लाइट लेके आया हूँ। लेज़र लाइट एक बार इस पर स्ट्राइक करके देखते हैं क्या सही में बेंड हो रही है लाइट। चेक करते हैं, उसके लिए मुझे लाइट क्लोज करनी पड़ेगी। लाइट क्लोज करते हैं और चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट को। ये देखो, मैंने लाइट बंद कर दी है, ये अगरबत्ती जल रही है, ये देखो, चेक करो, ध्यान से देखो, ये देखो लाइट बेंड हो रही है ना। ये हमने लिए थी रे, रिमेंबर, देखो वहीं से निकल रही है। देखो ये इमरजेंट रे से सीधा कहाँ जा रही है? इंसिडेंट रे पे। सो ये फिनोमिना होता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये देखो, ये बात प्रूव करती है क्या कि ग्लास स्लैब में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। कितना क्लियरली दिख रहा है, चेक करो, ये देखो कितना वंडरफुल फिनोमिना है। जब लाइट एंटर कर रही है तो भी क्या कर रही है? बेंड कर रही है। ठीक है, जो एंटर कर रही है वो इंसिडेंट रे है, और जो अंदर जा रही है वो क्या हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है पहले, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है, और जब बाहर निकल रही है वो कौन सी रे है? इमरजेंट रे, है ना। कितना वंडरफुल फिनोमिना, लुक एट इट गाइस। देखो क्या हुआ था ग्लास स्लैब के अंदर। हमने ग्लास स्लैब लिया था, है ना। हमने एक ग्लास स्लैब लिया, एक सेकेंड, और हमने क्या किया, उसकी बाउंड्री बनाई, और बाउंड्री बनाने के बाद क्या किया, एक लाइट को इंसिडेंट कराया। हमने ग्लास स्लैब लिया, इसकी बाउंड्री बनाई, मान लो ये ए बी सी डी था, ए बी सी डी हमने बाउंड्री बना दी, और एक लाइट को हमने क्या कराया, इस पे इंसिडेंट कराया, लाइट को इंसिडेंट कराया कुछ ऐसे। अब देखो हुआ क्या देयर आर टू थिंग्स, दो रूल होते हैं इसके ना। पहले मैं रूल लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 1, कोई भी लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, कोई भी लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है। रूल नंबर 2, जब कोई भी रे डेंसर मीडियम से कैसे जाती है? रेयरर मीडियम में जाती है, तो वो कैसे बेंड हो जाती है? इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर हो जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है। तो देखो, रेयरर नाम है रेयरर, और ये है डेंसर। डेंसर वर्ड शायद आपको डेंसिटी से बना है, और डेंसिटी का मतलब होता है हैवी। तो जब भी हम दो दो वो लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, दो ऑब्जेक्ट में से जो भी हैवी चीज होगी, हैवी, वो ज्यादातर डेंसर ही होगी। जैसे एग्जांपल ले लो, एयर और ग्लास। अब आप मुझे खुद बताओ ज्यादा डेंस कौन सा होगा? ये तो नेचुरल सी बात है, हर बच्चा बता सकता है। तो ग्लास इज डेंसर और एयर इज रेयरर, रेयर मीडियम है। तो जब भी लाइट एयर से ग्लास में जाएगी, कहने का मतलब ये है, तो वो कैसे बेंड होगी? इट विल बेंड नॉर्मल की साइड, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। और जब वो ग्लास से एयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। मान लो ये लाइट है, ये मान लेते हैं पीक्यू लाइट है, ठीक है, ये गई, और इसका मैं नॉर्मल बनाया था जरा, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। अब इसको जाना चाहिए था सीधा, इस ग्रीन लाइन को सीधा जाना चाहिए, बट वो सीधी नहीं जाएगी, इसको सीधा जाना चाहिए ना। बनता तो यही है कि वो सीधी जाए, बट वो कैसे बेंड हो जाएगी? इट विल बेंड लाइक दिस, वो ऐसे चली जाएगी, है ना। पी क्यू, इसको नाम दे देते हैं आर, जैसे कि क्यू आर है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कौन सा मीडियम है? ये है एयर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है? ये है ग्लास मीडियम। अभी मैंने क्या बताई आपको बात? अभी मैंने यही तो बताया कि लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, लाइट जब भी रेयरर मीडियम से किस में जाएगी? डेंसर मीडियम में, तो वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स अ नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना हमारा। ये तो क्या हुआ, इसके सीधे से थोड़ा सा यहां बेंड हो गई ना,
नॉर्मल की साइड बैंड हो गई। तो दिस इज, इसको हम कहते हैं, ये रूल है हमारा, रूल नंबर 1। जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो कैसे बैंड होगी, टुवर्ड्स अ नॉर्मल बैंड होगी। अच्छा चलो चेक करो डीसी पे क्या हो रहा है, डीसी में भी कुछ हो रहा है, चेक करो। अब डीसी में चेक करो, यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाओ भाई, फिर से मैं नॉर्मल बनाने आ रहा हूं। मैं नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल बन गया हमारा। नॉर्मल बनने के बाद चेक करो, अब इसको जाना चाहिए था सीधा, इट हैज टू गो लाइक दिस, बट ये जा रही है फ्रॉम ग्लास टू ग्लास टू, अगेन कहां जा रही है, ग्लास से फिर से हवा में जा रही है ना। तो मतलब ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, और एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये कुछ ऐसे निकल जाएगी लाइक दिस। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ये वाला पार्ट। तो ये ऐसे चली जाएगी। अब आप नोटिस करो, एक डार्क ग्रीन है, एक व्हाइट है और एक लाइट ग्रीन है। इस तरह से ये लाइट बेंड होती हुई जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले ए गई एयर से ग्लास, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, पहले वो बेंड हुई टुवर्ड्स अ नॉर्मल, नॉर्मल की साइड बेंड हो गई, और अब वो बेंड हो गई नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि वो जा रही है वो ग्लास से एयर में। ये है इसके इंसिडेंट एंगल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तीसरी रे का नाम होता है, इसको हम कहते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे है ना। तो इसको, इसके बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट में भाई हमने ग्लास स्लैब लिया था, उसकी बाउंड्री बनाई थी। टीचर ने बोला था कि भाई आप एक काम करो, यहाँ पे कोई भी एक्यूट एंगल ले लो, 30-60 कुछ भी ले लो, और यहाँ पे दो पिने मार्क कर दो, ए बी सी डी बोल दो बाउंड्री को। टीचर ने बोला था कि दो पिने मार्क कर दो पी क्यू पे, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल पे, और यहां से देखो जरा अपनी, मैं आपकी आंख बना के दिखाता हूं। अब यहां से चेक करना है आपने, यहां से आप देखो, और दो पिन ऐसे लगाओ, कुछ इस तरह से दो पिने लगानी है कि चारों की चारों पिन एक ही लाइन में आनी चाहिए, चारों की चारों पिन एक ही लाइन में आनी चाहिए। तो आपने नोटिस करा वो दोनों पिने यहां पे आई, बट अगर हम आगे लेके जाए तो ये एक लाइन पे तो नहीं आ रही है ना। क्यों, क्योंकि ये पहले यहां पे बैंड हुई है, फिर ये यहां पे बैंड हुई है। पहले कहां बैंड हुई है, पहले हुई है टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर हुई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। देखो बैंड हो रही है आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्या हो रही है, बैंड हो रही है। इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट में देख ली होगी ये चीज कि कैसे वो बेंड हो रही है। अच्छा, अब कुछ चीजें जो पेपर में लिख के आनी है वो मैं बताता हूं आपको। आपने ग्लास स्लैब बनाना है, ये ग्लास स्लैब है हमारा, है ना, कांच का, ABCD। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये मैं बना देता हूं नॉर्मल। अब मैं अलग कलर का यूज करता हूं ताकि आपको इजीली दिखाई दे, इजीली आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। अच्छा, ये है एयर और ये है ग्लास। अभी मैंने क्या बताई बात, जब भी लाइट रेयर मीडियम से, ये रेयर मीडियम है ना मेरा, एयर आपका रेयर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये ग्लास है। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। तो इसको जाना चाहिए था सीधा, बट वो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो गई। अब वो जा रही है फ्रॉम ग्लास टू अगेन एयर जा रही है। तो मैंने अभी फिर से रूल नंबर 2 क्या बताया था कि जब भी लाइट कहां से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो इट विल बेंड, कैसे बेंड होती है, वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल बनाओ इसका, नॉर्मल से दूर, मतलब ये नॉर्मल से और दूर चली जाएगी, ये बात। ठीक है, फर्स्ट रे को पेपर में लेबल करने के लिए आता है, इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा ये कौन सी रे है, ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड मत बोल देना, रिफ्लेक्ट बाउंस बैक नहीं कर रही है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये है नॉर्मल, इसके बीच में जो छोटा सा ये एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थर्ड रे का नाम क्या है, थर्ड रे का नाम है इमरजेंट रे। थर्ड रे का नाम क्या है, इट इज इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। और ये है हमारा नॉर्मल, ये है नॉर्मल। इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। और यहां पे देखो ये जेड बन रहा है, ये देखो ना ये जेड बन रहा है, ध्यान से देखो, एक सेकंड मैं रेड से दिखाता हूँ, थोड़ा अलग दिखाई देगा रेड से ना। ये देखो ध्यान से देखो, क्या जेड बनते हुए दिख रहा है आपको, ये जेड बन रहा है ना।
मतलब अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा तो ये जो छोटू सा है ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो ये सारी लेबलिंग आती है। प्लस तीन चीजें नोट करने वाली है। पहली चीज हमने पॉइंट नोट करना है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी इक्वल नहीं होता रिफ्रैक्शन के, याद रखना है बात। आपको शायद दिख भी रहा होगा ये कितना बड़ा एंगल है और ये छोटा सा एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बड़ा होता है किससे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, रिफ्लेक्शन नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। फिर इक्वल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के। ये तीन बातें नोट कर लेना, ये कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती है। इंसिडेंस किसके बड़ा होता है? रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है, इमरजेंसी बड़ा होता है। और इंसिडेंट एंगल इमरजेंट एंगल के क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा चलो अब हम बात करते हैं, एक बात और रह गई जो मैंने बताने वाली है, वो ये है लेटरल शिफ्ट। देखो इसको मैं रेस कर रहा हूं, जरा इसको नोट कर लेना पॉज करके वीडियो। ये हमने ग्लास स्लैब बनाया था, एबीसीडी, लाइट ऐसे आई, ऐसे बेंड हुई और ऐसे चली गई, ऐसे ही हुआ, कुछ ऐसा ही हुआ ना। अब हमने क्या करा? हम इंसिडेंट रे को आगे ले आते हैं। हम इंसिडेंट रे को आगे ले गए। अब देख रहे हो, अब ये दोनों लाइनें पैरेलल है। इसको एक डेफिनेशन बोलते हैं, इसको बोला जाता है लेटरल शिफ्ट। इट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये लाइनें हमेशा पैरेलल रहेगी। कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं? ये कौन सी लाइन है? दिस लाइन इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हमेशा कौन सी रे? थर्ड रे क्या है? ये है इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे हमेशा पैरेलल रहने वाली है। और इसके बीच में जो गैप, परपेंडिकुलर गैप है, ये इस गैप को एक नाम देते हैं। दिस गैप इज नोन एज, इसको हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जरा पढ़ते हैं एक बारी क्या जो मैंने समझाया पूरा। ये ग्लास स्लैब है आपके सामने स्मार्ट सा, ठीक है। आपने ग्लास स्लैब लिया, मान लो ये रहा, अरे एई इंसिडेंट हुई ग्लास स्लैब पे, ये देखो एई इंसिडेंट हुई ग्लास स्लैब पे और उसने एक एंगल बनाया, एंगल आई। ऑन एंटरिंग द ग्लास स्लैब वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ही वो एंटर करी बेंड हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे था, यहाँ पे थी एयर और यहाँ पे था ग्लास। तो रेयर, जब भी मैंने रूल बताया ना, जब भी रेयरर मीडियम से कैसे जाएगी? डेंसर मीडियम में, तो वो कैसे बेंड होगी? इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की साइड बेंड होगी। मतलब उसको सीधा जाना चाहिए था बट वो सीधी नहीं जाएगी, सीधी नहीं जाएगी, वो नॉर्मल की साइड थोड़ा ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। और ईएफ से ट्रेवल कर जाएगी वो, ईएफ मतलब कुछ ऐसे ट्रेवल कर गई। एट एन एस आर, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर डैश ना। इमर्ज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जब वो बाहर निकलेगी, ध्यान से देखो यहाँ पे डायग्राम में, जब वो यहां से बाहर निकलेगी तो कैसे बेंड हो जाएगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो है ग्लास के अंदर। अब वो फिर से जा रही है एयर के अंदर। ग्लास कौन सा होता है? ग्लास होता है आपका डेंसर मीडियम, एयर होता है आपका रेयर मीडियम। जब भी वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स होगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। द इमर्ज रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ ई। और अभी बताई मैंने तीन बातें, एंगल आई एंगल ई के बराबर होगा। दूसरी बात मैंने बताई, एंगल आई एंगल आर से बड़ा होगा। और एंगल ई भी, एंगल इमरजेंस भी एंगल आर से बड़ा होगा, ठीक है। ये लेबल करने के लिए आ सकता है, जो पूरा आपको डायग्राम दिखा रखा है, लेबल करने के लिए आ सकता है, कह सकता है बना के दिखा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तीन फैक्ट्स मैंने बताई दिए आपको। ये ग्लास स्लैब है, देखो। देयरफॉर इमरजेंट रे एफ डी पैरेलल टू ए, ये दिख रहा है आपको? एफ डी, एफ डी ये रही, पैरेलल है किसके? एई के। देखो ना, ये दोनों पैरेलल है। और इस गैप को मैंने बताया क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। देयर इज अ शिफ्ट इन द पाथ, थोड़ा अपने पाथ से शिफ्ट हुई है। ऑन इमर्जिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव मीडियम विद पैरेलल फेसेस, तो इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन के बड़ा होगा, इमरजेंस भी रिफ्रैक्शन की बड़ा होगा। दिख रहा है आपको? जेड बन रहा है। एक सेकंड डायग्राम में दिखाता हूं आपको मैं। ये देखो, आपको दिख रहा है ये दो लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। हमने पढ़ा था जेड वाला एंगल से, याद है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जेड बना रहे तो दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। तो देखो, और कुछ इस तरह से होगा ये,
ये लाइट गई, पहले ऐसे बैंड हो गई, फिर लाइट निकली, फिर ऐसे बैंड हो गई। दिस इज द ग्लास स्लैब। ये एक्सपेरिमेंट है जो भी हमने किया था, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं लेटरल शिफ्ट, और वो किस पे डिपेंड करती है। लेटरल शिफ्ट का मीनिंग तो शायद पता होगा आपको। लेटरल शिफ्ट अभी मैंने बताई थी क्या, जब आपने ग्लास स्लैब में लाइट को इंसिडेंट किया था, ये ऐसे बैंड हो गई थी, इसके और इसके बीच के गैप को इट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करती है किसी पे, पहला वो डिपेंड करती है एंगल पे। मान लो आपने एंगल 30 डिग्री लिया तो गैप कम होगा, आपने एंगल 60 डिग्री ले लिया तो गैप और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका गैप भी बढ़ता चला जाएगा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, मतलब एंगल बढ़ेगा तो गैप भी बढ़ेगा, लेटरल शिफ्ट बढ़ेगी। दूसरा दूसरा ये डिपेंड करता है किस पे, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज होती है, थिकनेस क्या चीज होती है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब क्या होता है। ये देखो इसे कहते हैं हम थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। चेक करो, ये मेरे पास दो दो ग्लास स्लैब है, चेक करो ये देखो, आज आई थिंक आपको दिख रहे होंगे क्लियरली। इनमें देखो थिकनेस का गैप है, अपने आप चेक कर लो। एक खाते पीते करके है और एक बेचारा कमजोर है ना। थिकनेस अलग अलग है ना दोनों की। तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा ये गैप होगा लेटरल शिफ्ट का, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। देखो चेक करो, आपको मेरे ख्याल से यहां से यहां पे क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। यहां देख लो, अगर आप समझ आती है बात तो ये देखो, ठीक है। सो दिस इज थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। एक मोटे वाला है और एक क्या है, एक आपका पतले वाला ग्लास स्लैब है। ये देखो दोनों में कंपैरिजन कर लो। तो ये क्या बताना चाहता है, ये मुझे ये बताना चाहता है कि जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा इसका लेटरल शिफ्ट होगा, ठीक है। मैंने पहला पॉइंट क्या बोला, मैंने पहला पॉइंट बोला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू एंगल, इंसिडेंट एंगल। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना ज्यादा एंगल बड़ा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये गैप बढ़ता चला जाएगा लेटरल शिफ्ट का, है ना। दूसरा मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये मैंने आपको भी दिखाया अभी, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जितना मोटा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये होगा। तीसरा भी बताता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, इसको जरा 2 मिनट के लिए छोड़ दो। तो जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये गैप, ये वाला गैप बढ़ता चला जाएगा, इसी को हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट, ठीक है। एक बार जरा पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, लेटरल शिफ्ट क्या होगा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर गैप को मैं क्या बोलूंगा, इट इज कॉल्ड lateral shift. It is the perpendicular distance between the incident and emergent ray when light is incident obliquely on a refracting glass slab with parallel faces. इसको हम बोलेंगे क्या, it is called lateral shift, है ना। ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे और ये थर्ड रे हो गई, ये हो गई आपकी इमर्जेंट रे। तो इसको हमने आगे बढ़ाया, इस गैप को मैं बोलूंगा क्या, दिस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है, मैंने पहला तो बता दिया किस पे डिपेंड करती है। पहला पॉइंट मैंने आपको भी बताई बात, क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। जितना मोटा ग्लास स्लैब लोगे उतनी ज्यादा ये गैप बढ़ता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया क्या, इंसिडेंट एंगल, जितना बड़ा एंगल, मानो उसने 30 डिग्री लिया, फिर 60 लिया, फिर 80 लिया, तो सबसे ज्यादा जो होगा गैप होगा 30 में कम होगा, 60 में ज्यादा होगा, 80 में हो सकता है और ज्यादा हो, है ना। तो क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा क्या होगा, बड़ा लेटरल शिफ्ट होगा, ज्यादा गैप। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या चीज होती है। फिलहाल हमारा आज हम देखते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, लेटरल शिफ्ट क्लियर हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट सेम बात है, किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज हम यहीं तक करेंगे पार्ट 4। आई होप आप सबको समझ आया होगा, आपने इसमें से नोट्स बना लिए होंगे, सब कुछ रिवाइज कर लेना आगे से, क्योंकि पार्ट 5 करवाने से पहले आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, सारा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है क्योंकि, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे वाला पार्ट करेंगे।